कोई मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका हमराज आरजे अभिनव और शुरुआत करता हूं आज की कहानी की, जो कि लिखी है जैनेंद्र कुमार ने। कहानी है जानवी। आज तीसरा रोज है, तीसरा नहीं चौथा रोज है। वो इतवार की छुट्टी का दिन था। सवेरे उठा और कमरे से बाहर की ओर झांका तो देखता हूं मोहल्ले के एक मकान की छत पर काँव काँव करते हुए कौओं से घिरी हुई एक लड़की खड़ी है। खड़ी खड़ी बुला रही है, कौओं आओ, कौओं आओ। कौए बहुत काफ़ी आ चुके हैं, पर और भी आते जाते हैं। वे छत की मुड़ेर पर बैठे अधीरता से पंख हिला हिला कर बेहद शोर मचा रहे हैं। फिर भी उन कौओं की संख्या से लड़की का मन जैसे भरा नहीं है। बुला ही रही है, कौओं आओ, कौओं आओ। देखते देखते छत की मुड़ेर कौओं से बिल्कुल खाली पड़ गई। उनमें से कुछ अब उड़ उड़ कर लड़की की धोती से जा टकराने लगे। कौओं के खूब आघेरने पर लड़की मानो उन आमंत्रित अतिथियों के प्रति गाने लगी। कागा चुन चुन खाइयो। गाने के साथ उसने अपने हाथ की रोटियों में से तोड़ तोड़ कर नन्हे नन्हे टुकड़े भी चारों ओर फेंकने शुरू किए। गाती जाती थी, कागा चुन चुन खाइयो। वो मग्न मालूम होती थी और अनायास उसकी देह थिरक कर नाच सी गाती थी। कौए चुन चुन कर खा रहे थे और वो गा रही थी, कागा चुन चुन खाइयो। आगे वो क्या गाती है, कौओं की काँव काँव और उनके पंखों की फड़फड़ाहट के मारे साफ सुनाई न दिया। कौए लपक लपक कर मानो टूटने से पहले उसके हाथों से टुकड़ा छीन ले रहे थे। वो लड़की के चारों ओर ऐसे छा रहे थे मानो वो प्रेम से उसको ही खाने को उद्यत हो। और लड़की कभी इधर तो कभी उधर झुक कर घूमती हुई ऐसी लीन भाव से गा रही थी कि जाने क्या मिल रहा हो। रोटी समाप्त होने लगी। कौए भी ये समझ गए। जब अंतिम टुकड़ा हाथ में रह गया तो वो गाती हुई उस टुकड़े को हाथ में फहराती हुई जोर से 2-3 चक्कर लगाकर उठी। फिर उसने वो टुकड़ा ऊपर आसमान की ओर फेंका, कौओं खाओ, कौओं खाओ। और बहुत से कौए एक ही साथ उड़कर उसे लपकने झपटे। उस समय उन्हें देखती हुई लड़की मानो आनंद में चीखती हुई सी आवाज में गा उठी, दो नैना मत खाइयो, मत खाइयो, पीऊ मिलन की आस। रोटियां खत्म हो गई, कौए उड़ चले। लड़की एक एक कर उनको उड़कर जाता हुआ देखने लगी। पल भर में छत कोरी हो गई। अब वो आसमान के नीचे अकेली अपनी छत पर खड़ी थी। आसपास बहुत से मकानों की बहुत सी छतें थीं, उन पर कोई होगा, कोई ना होगा। लड़की दूर अपने कौओं को उड़ते जाते हुए देखती रह गई। गाना समाप्त हो गया था। धूप अभी फूटी ही थी। आसमान गहरा नीला था। लड़की के ओंठ खुले थे, दृष्टि स्थिर थी। जाने भूली सी वो क्या देखती रह गई थी। थोड़ी देर बाद उसने मानो जग कर अपने आसपास के जगत को भी देखा। इसी की राह में क्या मेरी ओर भी देखा भी हो, पर शायद मैं उसे नहीं देखा था। उसके देखने में सचमुच कुछ दिखता ही था, ये मैं कह नहीं सकता। पर कुछ ही पल के अंतराल वो मानो वर्तमान के प्रति, वास्तविकता के प्रति चेतन हो आई। तब फिर बिना देर लगाए चढ़ उतरती हुई वो नीचे अपने घर में चली गई। मैं अपनी खिड़की में खड़ा खड़ा चाहने लगा कि मैं भी देखूं कौवे कहाँ कहाँ उड़ गए हैं और वो कितनी दूर चले गए हैं। क्या वो कहीं दिखते भी हैं? पर मुश्किल से मुझे 2-1 कौवे ही दिखे। वो निरर्थक भाव से यहाँ बैठे थे या वहाँ उड़ गए थे। वो मुझे मूर्ख और घिनौने मालूम हुए। उनकी काली देह और काली चोंच मन को बहुत बुरी लगी। मैंने सोचा ही नहीं अपनी देह मैं कौवों से नहीं चुनवाऊंगा। छी, चुन चुन कर इन्हीं के खाने के लिए क्या मेरी देह है? मेरी देह और कौवे, छी। जान पड़ता है खड़े खड़े मुझे काफ़ी समय से खिड़की पर ही हो गया काफ़ी वक्त, क्योंकि इस बार देखा कि ढेर के ढेर कपड़े कंधे पर लादे वही लड़की और फिर उसी छत पर आ गई है। इस बार वो गाती नहीं है, वहाँ पड़ी एक खाट पर उन कपड़ों को पटक देती है और फिर उन कपड़ों में से एक एक को चुनकर फटक कर वहीं छत पर सुखा देती है। छोटे बड़े उन कपड़ों की गिनती काफ़ी हो रही होगी। वो उठाए जाते रहे, फटके जाते रहे, फैलाए जाते रहे, पर उनका अंत शीघ्र आता ना दिखा। आखिर सब खत्म हो गए तो लड़की ने सिर पर आए हुए धोती के पल्ले को पीछे किया। उसने कंगड़ाई ली, फिर सिर को जैसे जोर से हिलाकर अनबधे अपने बालों को छिटका लिया और धीमे धीमे वहीं डोलकर उन बालों पर हाथ फेरने लगी। कभी बालों की लट को सामने लाकर देखती, फिर उसी को लापरवाही से पीछे फेंक देती। उसके बाल गहरे काले थे और लंबे थे। मालूम नहीं उसे अपने इस वैभव पर सुख था या दुख था। कुछ देर वो उंगलियां फेर फेर कर अपने बालों को अलग अलग छिटकाती रही। फिर चलते चलते एकाएक उन सब बालों को इकट्ठा समेट कर
झटपट जूड़ा सा बांध पल्ला सिर पर खींच वो नीचे उतर गई। इसके बाद मैं खिड़की पर नहीं ठहरा। घर में छोटी साली आई हुई है, इसी शहर के दूसरे भाग में रहती है और ब्याह ना करके कॉलेज में पढ़ती है। मैंने कहा सुनो यहाँ आओ। उसने हंसकर कहा यहाँ कहाँ? खिड़की के पास आकर मैंने पूछा क्यों जी, जानवी का मकान जानती हो? जानवी? क्यों, वो कहाँ है? मैं क्या जानता हूँ कहाँ है, पर देखो वो घर तो उसका नहीं है। उसने कहा मैंने घर नहीं देखा, इधर उसने कॉलेज भी छोड़ दिया है। चलो अच्छा है, मैंने कहा और जैसे तैसे टाला, क्योंकि वो पूछने ताशने लगी थी कि क्या काम है। जानवी को मैं क्या और को कैसे जानता हूँ, क्यों जानता हूँ? सच ये है कि मैं रत्ती भर भी उसे नहीं जानता था। एक बार अपने ही घर में ऐसी साली की कृपा और आग्रह पर एक निगाह एक को देखा था। बताया गया था कि वो जानवी है और मैंने अनायास स्वीकार कर लिया था कि अच्छा वो जानवी होगी। उसके बाद की सच्चाई ये है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि उस जानवी का क्या बन गया और क्या नहीं बना, पर किसी सच्चाई को बहनोई के मुंह से सुनकर स्वीकार कर ले तो साली क्या। तो इस पर सच्चाई ऐसी की नीरस, पर ज्यों त्यों मैंने उसे टाला। बात बात में मैंने कहना भी चाहा कि ऐसी ही तुम जानवी को जानती हो, ऐसी ही तुम साथ पढ़ती थी, ज़रा बात पर कह दो, मालूम नहीं, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और आज बुध भी होकर जा चुका है। चौथा रोज़ है। हर रोज़ सवेरे खिड़की पर दिखता है कि कौए काँव काँव छीना छपट कर रहे हैं, कौए कान कान छीना छपट कर रहे हैं और वो लड़की उन्हीं रोटी के टुकड़ों के मिस मिस कर कह रही है कि कागा चुन चुन खाइयो। मुझको नहीं मालूम कि कौए कुछ उसका खाएंगे या कुछ भी उसकी सोच है, कौओं को बुला रही है। कौओं आओ, कौओं आओ, कौओं आओ, सागरे कह रही है। कौओं आओ, कौओं आओ। वो खुश है कि कौए आ गए और वे खा रहे हैं, पर एक बात है कि वो कौओं जो तन चुन चुन कर खा लिया जाएगा, उसको खा लेने में खुशी से मेरी अनुमति है। वो खा खा कर सब तुम सब निपटा देना, लेकिन ए मेरे भाई कौओं इन दो नैनों को छोड़ देना, इन्हें कहीं मत खा लेना। क्या तुम नहीं जानते कि उन नैनों में एक आस बसी है जो पराये के बस का है? वो नैना पीऊ की बाट में है। एक कौए वो मेरे नहीं है, मेरे तन के नहीं है, वो पीऊ की आस को बसाए रखने के लिए है। सो उन्हें छोड़ देना। आज सवेरे भी मैंने ये सब कुछ देखा। कौओं को रोटी खिलाकर वो उसी तरह नीचे चली गई, फिर छोटे बड़े बहुत से कपड़े धोकर लाई, उसी भांति उन्हें झटक कर सुखा दिया। वैसे ही बाल चितरा कर थोड़ी देर डोली, फिर सहसा ही उन्हें जूड़े में संभाल कर नीचे भाग गए। जानवी को घर में मैंने एक बार देखा था। पत्नी ने उसे खास तौर पर देख लेने को कहा था और उसके चले जाने पर पूछा था क्यों, कैसी है? मैंने कहा था बहुत भली मालूम होती है, सुंदर भी है, पर क्यों? अपने बिरजू के लिए कैसी रहेगी? बिरजू दूर के रिश्ते में मेरा भतीजा होता है, वो इस साल एमए में पहुंचा है। मैंने कहा अरे ब्रिज नंदन, वो उसके सामने बच्चा है। पत्नी ने अचरज से कहा बच्चा है? 22 बरस का तो हुआ, 22 छोड़ 42 का भी हो जाए, देखा नहीं कैसे ठाठ से रहता है। और ये लड़की देखो कैसे बस सफ़ेद साड़ी पहनती है। बिरजू उसके लायक कहाँ? हाँ, यूँ भी कह सकते हो कि ये बेचारी लड़की बिरजू के ठाठ के लायक नहीं है। बात मेरी कुछ सही कुछ व्यंग थी। पत्नी ने उसे कान पर भी न लिया। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि पत्नी जी की कोशिशों से जानवी के माँ बाप से, माँ के द्वारा बाप से काफ़ी आगे तक बढ़कर बातें कर ली गई। शादी के मौके पर क्या देना होगा, क्या लेना होगा, एक एक कर सभी बातें पेशगी तय होती जा रही थी। इतने में सब किए कराए पर पानी फिर गया। जब बात कुल किनारे पर आ गई तभी क्या हुआ कि हमारे ब्रिजनंदन के पास एक पत्र पहुंचा। इस पत्र के कारण एकदम सब चौपट हो गया। उस रंग में भंग हो जाने पर हमारी पत्नी जी का मन पहले तो गिरकर चूर चूर सा होता जान पड़ा, पर फिर वो उसी पर बड़ी खुश मालूम होने लगी। तो मानो इन मामलों में अनावश्यक मैं तो प्राणी कानों खान मुझे खबर तक ना हुई। जब हुई तो कुछ इस तरह। पत्नी एक दिन सामने आदम की बोली, ये तुमने जानवी के बारे में पहले से क्यों नहीं बतलाया? मैंने कहा जानवी के बारे में मैंने पहले से क्या नहीं बतलाया भाई, ये कि वो ऐसी है। ऐसी कैसी? उन्होंने कहा बनो मत जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अरे ये तो कोई हाई कोर्ट का जज भी नहीं कह सकता कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन आखिर जानवी के बारे में मुझे क्या मालूम है, ये तो मालूम हो। श्रीमती जी ने अकृत्रिम आश्चर्य से कहा बिरजू के पास खत आया है। सो तुमने कुछ नहीं सुना?
आजकल की लड़कियां बस कुछ ना पूछो। ये तो चलो भला हुआ कि मामला खुल गया, नहीं तो क्या मामला, कहाँ, कैसे खुला और भीतर से क्या कुछ रहस्य बाहर हो पड़ा, सो सब बिना जाने मैं क्या निवेदित करता। मैंने कहा कुछ बात साफ भी तो कहो। उन्होंने कहा वो लड़की आशनाई में फंसी थी, पढ़ी लिखी सब एक जात की होती हैं। मैंने कहा सबकी जात बिरादरी एक हो जाए तो बखेड़ा टले, लेकिन असल बात भी तो बताओ। लेकर आता हूँ आपके पास कहानी का दूसरा अंश।